हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज के इस एमसीक्यू सेशन में हम 1857 के पश्चात यानी कि उसके बाद जितने भी विद्रोह हुए थे, जो जनजातीय विद्रोह थे, ठीक है, जो क्षेत्रीय विद्रोह थे, उन सभी के क्वेश्चंस को हल करेंगे और हम उनके डिटेल को एक्सप्लेन के माध्यम से पढ़ेंगे भी। ठीक है, 1857 को मैं एक बहुत ही पूरे चैप्टर को ही अच्छे वे में करा के फिर एमसीक्यू सेशन लेंगे, तो 1857 को पढ़ना वर्थ इट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो 1857 में से के तुरंत बाद यानी कि 1859 में, ठीक है, 1859 में हुआ था नील उपद्रव। नील उपद्रव, ठीक है, देखते हैं नील उपद्रव के बारे में। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 टू 1860 में। ठीक है, 1859 से 60 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था और संथाल विद्रोह 1855 से 66 के बीच हुआ था। और पाबना विद्रोह का अगर नाम लिया जाए तो 1843 में हुआ था। ठीक है, 1873 में, 73 से 76 के बीच 3 साल तक चला था पाबना विद्रोह। नील विद्रोह के बारे में हम देखते हैं। नील विद्रोह बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों, ठीक है, याद रखना है नाम, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। एक नील मतलब उत्पादक था, उसके दो भूतपूर्व कर्मचारी थे, पूर्व कर्मचारी दिगंबर और विष्णु विश्वास। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। ठीक है, शोषण किस बात का? क्योंकि भूमि के कुछ एक भाग में, मतलब जो कृषि योग्य भूमि थी उसके कुछ एक भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी और नील की खेती के कारण जो जमीनें थी वो काफी देखिए, नील की खेती से ना भूमि बंजर हो जाती थी। ठीक है, बंगाल के वे काश्तकार अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे और उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1860 तक नील आंदोलन नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। ठीक है, इसमें जो अखबार था हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, की विशेष भूमिका रही थी। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। ठीक है, अब नाटक पूछेगा नील दर्पण किससे रिलेटेड है, तो वो नील विद्रोह से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन नील दर्पण किसका नाटक है, मतलब किसके द्वारा वो प्रस्तुत किया गया था, किसका लिखा हुआ नाटक है? ठीक है, तो वो दीन बंधु मित्र का लिखा हुआ नाटक है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास, ठीक है, आनंद मठ किसकी रचना है? पहले तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। ठीक है, ये लिखा था उन्होंने सन्यासी विद्रोह के ऊपर। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और अगर जनगण मन को पूछेगा तो वो कब गाया गया था? 1911 में, दिल्ली अधिवेशन में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां पे था? ये था पटना में। ठीक है, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती
सबसे सुनियोजित और गंभीर चुनौती कहां से मिली थी? वहाबी आंदोलन से मिली थी, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद भारत, ठीक है, सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। रायबरेली के थे सैयद अहमद, वो भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुआ था ये, ठीक है, अब अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए थे, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत, कौन से संत थे? शाह वजीउल्लाह का था, ठीक है। इस वहाबी आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? दिल्ली के एक संत थे शाह वजीउल्लाह, उनका था। और अगर पूछेगा कि इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद, ठीक है, रायबरेली के थे सैयद अहमद। सैयद अहमद की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुले, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, भारत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत और आदि में फैल गई। काबुले नहीं, वो काबुल क्षेत्र है, ठीक है, वो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वो बालाकोट की लड़ाई में अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित हो गई। 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं का प्रसार में बहुत योगदान दिया था, लेकिन इनका उद्देश्य कोई भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना नहीं था, ये पता होना चाहिए आपको। ये चाहते थे मुस्लिम प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित करना, ठीक है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन का नाम सुनते ही आपको एक ही नाम आना चाहिए, गुरु राम सिंह, ठीक है, गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी। पश्चिमी पंजाब बोलने से क्या होता है? आज का पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक है। पाकिस्तान में आज पश्चिमी पंजाब चला जा चुका है। दो वहीं पे थे, एक भगत जवाहरमल, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित किया गया था, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह किसका विद्रोह था? किस जनजाति का विद्रोह था? ये था गारो जनजाति का विद्रोह, ठीक है। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, अर्ध धार्मिक संप्रदाय जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था, ठीक है। उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा, और इसका इतना शक्तिशाली हो गया था कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त करने लगा। अब देखते हैं फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह क्या होता है? फराजी विद्रोह, ठीक है। तो फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? पहले तो आपको इसके नेता याद होने चाहिए। नेता थे दादू मियां। फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? दादू मियां। अब देखते हैं फराजी विद्रोह क्या होता है। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। फरीदपुर के एक संत थे हाजी उल्लाह, ठीक है, मतलब हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह। तो उनके ये संप्रदाय के अनुयायी थे फराजी लोग।
ठीक है। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल के अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। 1838 में शुरू हुआ था और 1860 तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में मिल गए थे। ठीक है, अंत में जो वहाबी दल था, मतलब वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, वहां उस संप्रदाय में ये लोग मिल गए थे। ठीक है, फराजी कौन थे? तो कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी फराजी लोग कहलाते थे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है मानव बलि प्रथा का निषेध। पहले क्या होता था कि मानव की बलि दी जाती थी, ठीक है, और अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी थी, नर बलि पर रोक लगाई गई थी। तो इस पे जो जनजाति ने विद्रोह किया था वो थी खोंद जनजाति। ठीक है, खोंद जनजाति ने विद्रोह किया था। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 56 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरिया को प्रतिबंधित करने के प्रयास। ठीक है, मरिया कहते थे इसको, मानव बलि जो दी जाती थी इसको प्रतिबंधित करने के प्रयास से अंग्रेजों द्वारा, मतलब, और अंग्रेजों द्वारा नए करों के आरोपण। ठीक है, एक तो अंग्रेजी ने नर बलि बंद करवा दिया था और बहुत सारे नए नए कर लगाते थे और बहुत जमींदारी प्रथा आ गई थी। ठीक है, जमींदारी साहूकारों का अलग से शोषण होता था। ये सारे बहुत ही, मतलब, एक 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बने थे इस विद्रोह के, खोंद जनजाति द्वारा किए गए विद्रोह के। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो चक्र बिश्नोई ने किया था। ठीक है, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। अंग्रेजों ने मरिया एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया था। ठीक है, 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्ध भगत। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। ठीक है, 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया। मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया और वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 तक था। और देखना आपको याद होना चाहिए कि सीजीपीएससी लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर माना था वेलेजली को। ठीक है, खैर लोक सेवा आयोग कभी कभी गलत भी ले लेता है, लेकिन एक ऑथेंटिक हो जाता है वो फिर बाकियों के लिए। छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1820 में। राजा कहलाने वाले छोटे सरदारों द्वारा शासित छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता के क्रमिक विस्तार पर विरोध लगा दिया था। पाराहाट के राजा ने सिंह भूमि पर अंग्रेजों के कब्जे पर कड़ा विरोध किया। यह विद्रोह 1820 में प्रारंभ होकर 1836 तक चलता रहा, जो रांची, सिंह भूमि, हजारीबाग, पालामारू, मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला रहा। ठीक है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उलगुलन आंदोलन किससे जुड़ा था? देखिए, जो बिरसा मुंडा का आंदोलन था उसे ही हम उलगुलन विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, या मुंडा विद्रोह के नाम से। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान और इस विद्रोह को उलगुलन के नाम से जाना जाता था, उलगुलन विद्रोह के नाम से जाना जाता था। अब उलगुलन का क्या नाम होता है? देखिए, महान हलचल। ठीक है, हलचल। अब उलगुलन विद्रोह को महान विद्रोह कहा गया, इसीलिए इसको उलगुलन आंदोलन कहा जाता था। यह विद्रोह इस अवधि पर सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूरकट्टी मुंडारी के जमींदारी
या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 तक चलता रहा। इस बीच 1995 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं नेता बन गए। ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो कार्य क्षेत्र था इनका रांची वाला कार्य क्षेत्र था। निम्न में से रांची वाला कार्य क्षेत्र था। रांची से लेकर भागलपुर का जो क्षेत्र था वो पूरा बिरसा मुंडा का ही था। ठीक है। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा, देखिए जो देवता की पूजा करते हैं ना आदिवासी, उन्हें बोंगा देव कहा जाता था। ठीक है। झारखंड एरिया में, आज भी छत्तीसगढ़ में बोंगा देव का प्रचलन है, लेकिन झारखंड में देवताओं की पूजा करते थे तो उन्हें बोंगा देव कहा जाता था। लेकिन जब बिरसा आए तो बिरसा ने कहा कि आप बोंगा की पूजा न करें, आप एक ईश्वर की पूजा करें, वो है सिंह बोंगा। ठीक है। सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान दिया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। ये थे ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द दिया था। ठक्कर बापा जनजातीय लोगों से संबंधित आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1833 से 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत में भ्रमण किया था। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। ठीक है। तो आज का ये एमसीक्यू सेशन यही समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले एमसीक्यू सेशन में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।